morning to all of you in class 12। बेटे आप लोगों को कल हमने एडजॉर्प्शन के टाइप बताया था। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन में बताया था कि एडजॉर्प्शन दो प्रकार के, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन की जो डिफरेंसेस बताए थे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता, केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन की एंथैल्पी कंपैरेटिवली लो होती है और केमिकल एडजॉर्प्शन की एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होती है, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। आपने पढ़ रखा है इस टाइप की, तो आप जो पढ़े हैं रिवाइज कर लें, ये सब पॉइंट्स को दिमाग में रखें। फिर भी आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ पूछा नहीं किसी ने, जब पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आज उसके अगले के दिन की टॉपिक जो आपको हमने कल बताया था कि हम कल आपको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में समझाएंगे, तो आज हम आपको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बता रहे हैं। एडजॉर्प्शन और आइसोथर्म दो शब्द हैं। तो एडजॉर्प्शन को तो आप भली बात जान चुके हैं, लेकिन ये दूसरा शब्द जो आ गया आइसोथर्म, आइसोथर्म का क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है थर्मल एनर्जी यानी टेम्परेचर। यानी कि आपका जो थर्मल एनर्जी है, टेम्परेचर है, उसमें कोई चेंज आप ना करें। और अगर आप थर्मल एनर्जी में चेंज नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंज कर रहे होंगे ना। जब तक आप कुछ चेंज नहीं करेंगे तो फिर बात ही क्या आई? आपने पढ़ लिया, बस बात खत्म हो गई थी। एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन ये होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन ये होता है। नहीं, कुछ चेंज करके हम बात कर रहे हैं। तो हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन प्रेशर को चेंज करेंगे। तो अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे और टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, देन व्हाट विल बी? चेंज इन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। इस बात को समझने के लिए हमारे कुछ साइंटिस्ट समझाने के लिए आगे आते हैं। उसमें फ्रेडरिक का नाम प्रमुख आता है। फ्रेडरिक नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वेरियस टाइप के एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, लेकिन प्रेशर में उन्होंने चेंज किया। कहीं पर प्रेशर थोड़ा सा कम था, कहीं प्रेशर थोड़ा और बढ़ाया, कहीं थोड़ा प्रेशर और बढ़ाया। तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जो सेम टेम्परेचर पर होने वाली रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की जो रेट्स है, उसके स्टडी के लिए उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? उनका एक कंक्लूजन निकला कि देखिए भाई, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना करें, और ग्रिल के ऊपर पेंट लगाएं, देखिए टेम्परेचर को चेंज ना करने वाली बात जो है वो भी समझ लीजिए, यही क्लियर कर दे रहे हैं।
सपोज कर लीजिए कि आप अपने घर में लगे हुए विंडो पर जो ग्रिल है उसको जनवरी के महीने में पेंटिंग कर रहे हैं, तो आप बड़ी बात जान लीजिए जनवरी या दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा कि पेंट बहुत गाढ़ा हो गया है, और उस पेंट को अगर आप ग्रिल के ऊपर लगाएंगे तो बड़ी मोटी सी परत चढ़ेगी। अर्थात टेम्परेचर डाउन होने पर रेट ऑफ फिजी शार्पशन समझ में आ ही गया, तो रेट ऑफ फिजी शार्पशन टेम्परेचर घटने के साथ साथ रेट ऑफ फिजी शार्पशन बढ़ रहा है। और मई जून के तपते हुए महीने में जब पूरी गर्मी होती है उस समय वही पेंट बिल्कुल पतला हो जाता है, और उस समय अगर आप लगाएंगे तो आपका लोहा जो है ना ग्रिल वो भी गर्म होगा, तो लगाते रहेंगे वो बहता हुआ चला जाएगा नीचे, बहुत ज्यादा मोटा परत नहीं रुकेगा। इसीलिए पेंटिंग के लिए टाइम आप जरा सोचिए, सोचने की बात है। हमारे यहाँ बना दिया गया कि भाई आपको डेंटिंग पेंटिंग करना है ना तो दशहरे के समय में करिए। दशहरे का समय, दशहरा भी आने वाला है ना, दशहरा दिसंबर, आप जानते हो कि दशहरा कब आता है। दशहरे से दीपावली के बीच में करिए, दीपावली तक मेंटेन कर खत्म कर लीजिए। टेम्परेचर नॉर्मल होता है। वैसे तो आप जब भी पैसा हुआ, जब भी आपकी इच्छा हुई, जब आपको काम लगा तभी आप पेंटिंग कर लेते हैं, कोई आपको मना नहीं करता है। लेकिन इन जनरल ने बना दिया सबके लिए ना कि दीपावली पर सबके घर पेंटिंग हो जाना, अगर पेंटिंग दीपावली पेंटिंग करा लीजिए। दीपावली पर नहीं, मतलब दीपावली पहले शुरू करेंगे तभी काम होगा, दशहरे से लेकर के दीपावली के बीच में करा लीजिए। क्यों? नाइदर सो हॉट नॉर कूल, मौसम सामान्य होता है, ना तो पूरा पेंट बह जाता है और ना ही बहुत ज्यादा पेंट लगता है, बिल्कुल एक नॉर्मल रेंज में लगता है। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट एडजॉर्प्शन पर, फिजिशार्प्शन पर। यहाँ फिजिकल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब टेम्परेचर घटने और बढ़ने की बात आपको समझा दिया गया कि टेम्परेचर घटने बढ़ने के साथ ही होता है, लेकिन हम यहाँ टेम्परेचर को नहीं बदल रहे हैं, यहाँ हम केवल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए सेम टेम्परेचर पर केवल और केवल प्रेशर की बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रेशर में परिवर्तन करें तो क्या होगा। जरा सोचिए, आप ब्रश लिए हुए हैं, आप स्वयं अपने हाथ में ब्रश लिए हुए हैं, कल्पना की हाइपोथेसिस रखिए दिमाग में, और ब्रश लेकर के आप स्वयं पेंटिंग कर रहे हैं अपने लोहे की ग्रिल पर, पेंटिंग स्वयं कर रहे हैं अपने ब्रश से। इस पर ये लेकर के पेंट कर रहे हैं, चलिए इसमें दबा करके यहाँ पर पेंट बनाएंगे। आप अगर ब्रश को इसके ऊपर रख करके और बहुत कस के दबा देंगे तो क्या होगा? पेंट ज्यादा लगेगा क्या? जी नहीं, सब उसमें से वाइप हो जाएगा, अर्थात पोंछ उठेगा, बल्कि थोड़ा सा प्रेशर, अच्छा बहुत हल्का भी अगर दबाएंगे, इतना तो आप टच तो करना ही चाहिए। जितना ही आप कम प्रेशर बनाएंगे उतना ज्यादा मोटा पर इस पर लगेगा। ये जो पेंट आप लगा रहे हैं ना, इसमें से ये एडजॉर्बेंट है, और इसी एडजॉर्बेंट की जो हमने कहा कि एक्स अमाउंट लिया है, ये एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट का यम मास लिया है, ये इसका मास है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। टेम्परेचर आपने सेम रखा है और सेम टेम्परेचर पर आप पेंटिंग का काम कर रहे हैं, और प्रेशर अगर आपका इस पर चेंज होगा तो क्या असर पड़ेगा, इसी स्टडी को आप यहाँ देख रहे हैं। इसके लिए एक सिंपल सा इक्वेशन, सिंपल से मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर
जब आपका बहुत हाई होगा तो हाई प्रेशर पर जो रेट ऑफ फिजिशन है वो कम हो जाएगी। पॉइंट को भी हम आगे और भी क्लियर करते हैं। इसी को क्लियर करने के लिए ये इक्वेशन जो फ्रेडरिक ने दिया, फ्रेडरिक के द्वारा दिया गया इक्वेशन है x upon m is equal to k p to the power 1 upon n is more than 1। ये n क्या है? p, k and n are constant। ये एक कांस्टेंट डिजिट है, कांस्टेंट नंबर है। और अगर हम इस पर बात करें, देखिए 273 केल्विन, 273 केल्विन पर 245 केल्विन पर 244 केल्विन पर 195 केल्विन पर चर्चा की गई है आपकी बुक में। तो बेटा ये 273 केल्विन का मतलब जानते हैं सभी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। ये बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो गए आप, ये भी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो गए। तो आप जब 0 से भी नीचे होते जा रहे हैं तो जितने ज्यादा टेम्परेचर, देख रहे हैं x अपॉन m का जो रेशियो है, टेम्परेचर घटने के साथ साथ देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब आपका टेम्परेचर 273 था तो कर्व ये थी, x अपॉन m के रेशियो, x क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट जो कि यहाँ लग रहा है, m क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट जो कि आप ये जिस पर लगा रहे हैं उसे आप एडजॉर्बेंट कह रहे हैं। तो बेटा इस प्रकार से विद डिक्रीज इन टेम्परेचर अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेज रेस्पेक्टिवली। एक बात और भी ध्यान देना है कि जो एडजॉर्बेंट का मास है वो जितना अधिक होता है ना, उतना ही ज्यादा उस पर एडजॉर्बेंट के रुकने के लिए स्पेस मिल जाता है। और जब ये अमाउंट जो एडजॉर्बेंट की है ये कम होगी तो जो एडजॉर्बेंट है उसका अमाउंट कम ही एडजॉर्ब हो पाएगा। तो इस रिलेशन को इसी तरह से जब इसको एक फॉर्म देखिए, इस चीज को जब आपने बताया कि विद डिक्रीज इन टेम्परेचर अमाउंट ऑफ x increases, such relation expressed by the प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। केवल प्रेशर बढ़ने की बात करी गई, प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस टेम्परेचर पर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, इस टेम्परेचर पे अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, इस टेम्परेचर भी प्रेशर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर जितने ही बदल रहा है, टेम्परेचर बदलते जा रहे हैं और प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, अमाउंट बढ़ती जाती है। ये आपने पहले चर्चा कर लिया है। ये टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, मैं आपको पहले बताया कि ठंडक के दिन में क्या होगा और दशहरे के दिन में क्या होगा और मई के महीने में क्या होगा। तो टेम्परेचर बदलने का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसे जब हम डिजिट पे इस डिजिट को न्यूमेरिकली लगाना चाहते हैं तो उसे लॉग यूज करते हैं। log x अपॉन m इक्वल टू, इसी को जब अप्लाइंग log अप्लाई करते हैं तो log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन m log p। ये आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही कि जब इसमें log अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाता है। जहां x क्या है? मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। बात देखिए, जो एडजॉर्ब होने वाली चीजें हैं वो गैस भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और सॉलिड भी हो सकती हैं। पहले तो अपने दिमाग में या माइंड में क्या करिए कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दो शब्द हैं। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दो शब्द हैं। आइए सामान्य सी बात कर रहे हैं। एडजॉर्बेंट जो है ना, एडजॉर्बेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? अधिशोषक, अर्थात जो शोषक अर्थात जो सोखने के लिए बैठा हुआ है, वो दो प्रकार का होता है। केवल दो ही स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन से? सॉलिड, आइदर सॉलिड और लिक्विड।
एडजॉर्बेंट जो होता है वो दो ही स्टेट में रहेगा, सॉलिड या लिक्विड। बहुत ही, एक बार फिर से दिमाग में रखिए, रिवाइज करिए। एडजॉर्बेंट केवल सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन जो एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट का मतलब ADSORBAT, अधिशोषी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो ऑल द थ्री स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट में हो सकता है। एडजॉर्बेट में भी इन ऑल दी थ्री स्टेट्स, सॉलिड और लिक्विड और गैस। जैसे आप कोयले में इनर्ट गैस को एडजॉर्ब करते हैं, ठंडे लो टेम्परेचर पे कोल लेते हैं और उस चारकोल में इनर्ट गैसों को एडजॉर्ब कर लेते हैं। तो ठंडा रहेगा ना तो उसके अंदर वो एडजॉर्ब हो जाएगा। जब आप गर्म करेंगे तो जब वहां थर्मल एनर्जी आ जाएगी, उस जगह पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था, जहां पे आपका इनर्ट गैसें बैठी हुई थी, इनर्ट गैसों के जगह पर जब थर्मल एनर्जी आ जाएगी तो उस जगह को जब थर्मल एनर्जी ऑक्यूपाई कर लेगी तो गैस वहां से निकल करके बाहर आ जाती है। उसको क्या कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं ना। इनर्ट का मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब होता है कि जो किसी झगड़ा न करे, नहीं भैया ठीक है हम आपको छोड़ दे रहे हैं, आप ही रहो, हम जा रहे हैं, कोई आया तो हम जा रहे हैं। तो इनर्ट गैस जो होती है निष्क्रिय। कौन है इनर्ट गैसेस? आपने पढ़ा होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडियम। HENEARKRXI आर्यन कहाँ पाए जाते हैं? पीरियडिक टेबल में ग्रुप 18 में। पीरियडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडियम ग्रुप 18 में। All these are called as inert gases, so they are put forth in zero group because they are zero. But at the same time, such group is also recommended as group 18. इनर्ट गैसेस को कोल में, चारकोल में एब्जॉर्ब ले आता है। कोकोनट ऑयल, कोकोनट का जो होता है ना, कोकोनट का कोल, उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब हम टेम्परेचर देते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग इनर्ट गैस सेपरेट होके बाहर आती है, अर्थात सॉलिड एडजॉर्बेंट है और एडजॉर्बेंट के रूप में गैस थी। कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आइए दूसरी बात भी करें। उसी कोयले में अगर हम पानी डाल दें तो पानी हमारे उस कोयले में एडजॉर्ब हो जाएगा। यहाँ एडजॉर्बेंट तो भैया वही सॉलिड है कोयला, लेकिन एडजॉर्बेंट यहाँ पर पानी हो गया। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? गरम करेंगे ना, तो गरम जब करेंगे उसे, उस वेसिल को जिसमें आपने कोयला लिया था, फिर उसमें पानी डाला है, उसमें एडजॉर्ब हो गया। आप कहेंगे सर एडजॉर्ब कहाँ हुआ? तो नहीं, अरे भाई आप उतना पानी मत भर दीजिए ना, उतना डालिए कि खाली वो एडजॉर्ब हो गया। जैसे आपके पास 1 किलो कोयला है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिए, कोई बड़ा मत रखिए, थोड़ा छोटा छोटा रखिए, चलिए थोड़ा कुछ छोटा छोटा कर लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए 100 ग्राम पानी, फिर खोजिए पानी कहाँ गया, उल्ट के देखिए पानी निकल के आता है, नहीं आएगा। 1 किलो कोयला लेकर के, सूखा कोयला, 100 ग्राम पानी डाल के देखिए, नहीं आएगा। ये आपका बर्तन है और इस बर्तन में आपने कोयला भर रखा है, 1 किलो,
इसमें आपने पानी डाल रखा है, ये पानी डाल दिया आपने, अपने भी घर में लेकर के पानी डालने के बाद ये जब एडजस्ट कर लेगा ना, ये आप फिर आप उठा के देखिए तो निकलेगा नहीं। लेकिन जब आप इसके नीचे फ्लेम दे देंगे तो ये पानी फिर से भाप बन करके उठने लगेगा, और इस भाप को आप अपने दूसरे कंटेनर के द्वारा रोक सकते हैं, फिर से आपको मिल जाएगा। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन था, इसीलिए तो कहा जाता है कि फिजिक्स शार्पन एक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एडजॉर्बिंग आपको हमने एक बार गैस बता दिया, दोबारा लिक्विड बता दिया। गैस वाले इनर्ट गैसेस को इसी कोयले में हमने एडजॉर्ब कराया था, और अब इसी कोयले के चूर्ण में हमने पानी पूरा एडजॉर्ब करा दिया। आइए और बता दें, एडजॉर्बेट इसी में सॉलिड भी हो सकता है। आप क्या करो, थोड़ा चीनी ले आओ और चीनी ला करके इसी में डाल के हिला दो, चीनी को डालकर हिला दो पानी में घोल करके। वो जो पानी डाला था ना इसमें चीनी डाल करके घोल करके इसमें डाल देते, या वैसे ही चीनी डाल दीजिए पहले, और चीनी डाल करके कोयला हिला दीजिए। भैया देखिए, आप उसी बात पर चीनी इसी में थोड़ा सा मॉइस्चर पाएगा, अपने आप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ मत करिए, पानी मत डालिए। आपको अपना चीनी चाहिए, कैसे लेंगे आप, ये भी आपने पढ़ रखा होगा सेपरेशन में, क्लास 10th में ये पढ़ाया गया था। बुद्धि लगाइए, कैसे सेपरेट करेंगे। आपके इस कोयले में या आपके घर के बच्चे ने चीनी डाल दिया, देखिए उसे रात में डाला था और बाहर था कोयला, उसमें से वो बांस सीध गिरी, वो पिघल के उसी में आ गया। आपको चीनी अलग चाहिए कोयले से, आप अलग करिए। देखिए आप अलग कर सकते हैं, कैसे अलग करेंगे। अब उसमें पानी मिला दीजिए, पूरा चीनी उसमें घुल जाएगा, लेकिन कोयला नहीं खुलेगा। आप फिल्टर कर लीजिए, चीनी पानी में घुल करके बाहर आ जाएगा, और पुनः पानी का जो भाप है उसको क्या करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा उड़ा दीजिए, चीनी आपको नीचे मिल जाएगा। इस प्रकार से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसके अलावा देखिए, हम ये केवल बताना चाह रहे थे कि एडजॉर्प्शन सॉलिड में सॉलिड से आपने अभी बात किया कि आप लोहे के ऊपर निकेल और क्रोमियम की लेयर चढ़ाते हैं, लोहा भी सॉलिड होता है, निकेल क्रोमियम भी सॉलिड होता है, बट एट द सेम टाइम एट which time reaction is being held between chromium and nickel pair with iron, nickel and chromium changes into liquid at high temperature, so called chemisation. Held at a high temperature, their enthalpy is, energy of enthalpy is comparatively टू हाई। इसीलिए कहा गया था, और नहीं कहा गया। हर चीज का एक केमिकल रीजन है, वो फैक्टर है, वो फैक्टर रिस्पांसिबल होता है। तो जहां तक हम समझते हैं कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अगली बात बताते चले हैं, ये जो आपने इस्तेमाल किया यूज किया x अपॉन m इक्वल टू kp 1/n, यहाँ पर x क्या है बता दिया आपको हमने कि मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, m क्या है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, p के और n ये कांस्टेंट है। अगले पॉइंट पे आइए, अगले पॉइंट में आपको कुछ एक्सप्लेन करने की बात यह है, जब 1/n की वैल्यू 0 होती है तो x/m की जो वैल्यू होती है वो x/m कांस्टेंट होगा, और
सॉल्यूशन फेज में एडजॉर्प्शन कैसे होता है, इस पर भी हमने आपसे चर्चा कर दिया। सॉल्यूशन फेज, ये सॉल्यूशन फेज में एडजॉर्प्शन बता दिया हमने कि गैसें किस प्रकार से एडजॉर्ब होती हैं। तो सॉल्यूशन फेज में बता दिया आपको हमने कि एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, फार्मूला वही लागू होता है Kc टू द पावर 1 अपॉन n, x अपॉन m इक्वल टू Kc। यहाँ पर चूंकि कंसंट्रेशन की बात आती है प्रेशर की जगह पे, तो सॉल्यूशन फेज में कोई सेम फार्मूला C की जगह, यहाँ पर P की जगह आप C इस्तेमाल कर देते हैं और कुछ परिवर्तन नहीं होता है, और सेम फार्मूला यूज किया जाता है जो आपने एक बार यहाँ पर पढ़ रखा है। तो कोई स्टेट चेंज होने से अगर आइसोथर्मल की बात करेंगे तो केवल इतना ही है कि एक बार आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, और अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज करने पर भी आइसोथर्म में बोथ एक्सप्रेस सिमिलर डिफरेंस, प्रेशर और कंसंट्रेशन का चेंज। इसीलिए सिमिलर कंसेप्ट भी दोनों जगह लागू किया जाता है, और केवल बस जब कंसंट्रेशन चेंज होता है ना, तो यहाँ पर Kc C की जगह Kp की जगह पर देख रहे होंगे कि केवल P की जगह पर आपने यहाँ पर C कर दिया है, और इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। ये कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। जहां तक हम समझते हैं कि ये बात पूरी आपको क्लियर हो गई होगी। और अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एप्लीकेशन एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, और तो एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, देखिए भाई, प्रकृति ने जितनी भी प्रक्रियाओं को बनाया है, सभी प्रक्रियाओं को हमारे सुख सुविधा के लिए, हमारे उपयोग के लिए बनाया है। एडजॉर्प्शन भी, एडजॉर्प्शन हमने आपने नहीं बनाया है, नेचुरल फेनामेना है एडजॉर्प्शन। इस नेचुरल फेनामेना के द्वारा हमारे लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ फंक्शन मेंटेन होते हैं, और ये तो हम खुद स्टडी केवल कर रहे हैं कि एडजॉर्प्शन की फेना, इसकी ऐसी सब एक्टिविटीज को हम क्या कहें, एडजॉर्प्शन कहें। तो नेचर ने जो एडजॉर्प्शन की फेनामेना हमें अवेलेबल कराया है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, लॉट ऑफ एप्लीकेशन। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, देखिए अगर एडजॉर्प्शन ना होता ना, तो कहीं से भी कोई, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है और आपको वहां पर वैक्यूम चाहिए। वैक्यूम का मतलब तो जानते ही होंगे ना, वैक्यूम का मतलब होता है हिंदी में निर्वात। निर और वात, इसी को वैक्यूम कहते हैं। निर मतलब विहीन, और वात मतलब वायु, वायु विहीन, अर्थात हवा रहित। तो आपको कहीं किसी भी कंटेनर से, किसी भी वेसल से एयर को कंप्लीटली एडजॉर्ब कराने के लिए, जैसे अभी आपने बताया कि आपको ये गैसें रखी हुई है, तो उसमें से उस गैस को एडजॉर्ब करने के लिए आपने चारकोल का इस्तेमाल कर दिया। Various type of coals are used for adsorption of various type of gases. Various type of adsorbents are used. Not may only charcoals are responsible for adsorption. It is selected by scientists according their need, that which adsorbent will be used for such adsorption phenomena. Such adsorbate. So, आपको ये फेनामेना जानने के बाद कि भाई इस प्रकार से एडजॉर्प्शन हो सकता है, और ये गैसें एडजॉर्ब हो जाएंगी, और एडजॉर्ब होने के बाद जिस कंटेनर में हमने लिया है उस कंटेनर में वो खाली हो जाएंगी, और खाली होने के बाद
हमारे उस कंटेनर में केवल ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें तैर रही हैं, जब हम इस गैस मॉलिक्यूल में यहाँ पर देखिए, यहाँ हम नेट लाएंगे, हमारा ये ढक्कन था, ये कोई बर्तन है, कंटेनर है हमारा, उस कंटेनर में हमारे रखा है, कंटेनर को हमारी गैसेस हैं, इसके ऊपर हम कोई नेट टाइप की चीज़ रख देते हैं, ये ढक्कन है इसका, देखिए इसका मुंह है, इस पर नेट लाइक कोई चीज़ रख दिया जालीदार, और इस पर हमने कोल रख दिया। हम अपने इंस्ट्रूमेंट को इस से रखते हैं सेट करने के लिए, वेरियस टाइप के एबिलिटी है, आप तो जान ही रहे हैं। कोल रख दिया तो इसके अंदर जो गैसें अवेलेबल हैं वो धीरे धीरे करके इसके साथ अब आज कंटेन करने के लिए, यहाँ पर देखिए हमें बंद करने के लिए रखे हैं, लगा दिए हैं, इसको कंटेनर में हटा दिए हैं, गैसें एडजार्ब हो जाएंगी, इसको अभी इसको इधर खींच रखा है, खींच दिया इधर, अब ये एडजार्ब हो रही हैं, जब एडजार्ब हो जाए गैसें फिर इसको बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद देखिए गैसें निकल गई यहाँ से, वैक्यूम हो गया, और फिर आप इसको बंद कर दीजिए, आपके वातावरण जो है निर्वात अर्थात वैक्यूम हो गया। तो इस एडजॉर्प्शन फिनोमेना के द्वारा आप इस प्रकार से यूज करते हैं वैक्यूम फॉर्म करने में। वैक्यूम एटमॉस्फेयर कैसे आप बनाएंगे? गैस मास्क, गैस मास्क की बात करते हैं। गैस मास्क क्या होता है? जो मास्क पहन करके आप ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाते हैं पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, समुद्र में तैरने के लिए, तो जरा सा आप सोचिए कि क्या, या कोई पेशेंट के लिए, जो पेशेंट आप जनरली किसी पेशेंट को आप कोई लेटा है उसके ऊपर आपको ऑक्सीजन गैस देना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि क्या करेंगे, कैसे जाता है गैस ऑक्सीजन सिलेंडर में से? लगातार लगा देंगे उसके नाक में सिलेंडर, जैसे गैस का चूल्हा जलता है वैसे हैं? इसे गैस के चूल्हे जलाने के लिए लगातार आप लगा देते हैं गैस के चूल्हे में, वहां से आप रेगुलेटर ऑन करते हैं, चूल्हे में गैस आने लगता है। ऐसे ही उसके नाक में भी लगा देंगे, या आप पहाड़ों पर चढ़ने जा रहे हैं या समुद्र में तैरने जा रहे हैं तो वहां तैरने लगेंगे? जी नहीं, आप तो उसकी सांस घुट जाएगी, वो लगातार अगर घुसता रहेगा आपके नाक में, दम चला जाएगा, उठ जाएगा। इसीलिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन आती है, पहले फूल से भरे हुए पाउडर में एडजॉर्ब होती है। तो जिस प्रकार से हम अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस को इनहेल करने के लिए सक करते हैं, और वो धीरे धीरे करके इनहेल करके शकिंग के द्वारा इनहेल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ हम इनहेल करते हैं प्रेशर लगा करके। तो उस प्रेशर के द्वारा, जो प्रेशर हमने लगाया हमारे इस प्रकार से प्रेशर जो क्या लगाया ना हमने, हमें रिक्वायरमेंट दिया, हमने प्रेशर लगाया, तो वहाँ से जो एडजॉर्ब ऑक्सीजन गैस है वहाँ से चल करके हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एंट्री लेती है। तो अगर ये एडजॉर्प्शन की फिनोमेना नहीं होती ना, तो आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते सिलेंडर के द्वारा। वो मास्क आप लगाते हैं, उसमें एडजॉर्ब पहले होता है कोल में, और कोल में पहले एडजॉर्ब होने के बाद तब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ तक हम सोचते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, जो अभी तक नहीं थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। देखिए भाई, आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपके घरों में जब नई टीवी खरीद के आती है, नया मोबाइल खरीद के आता है, अरे भाई वो सस्ता वाला नहीं, हमारा जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं छोटी छोटी वाली, उस वाली नहीं, हम जो बड़की वाली मोबाइल आप खरीद के आते हैं, बड़ी वाली, उसकी बात करें, महंगे वाले मोबाइल। वैसे कोई भी आप जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद के लेके आते हैं, कॉस्टली टीवी है, इवन फ्रिज भी, तो वो बहुत दिन तक रखे रहते हैं, आया वहां से कंपनी से तो बहुत दिन तक रखा रहता है।
तो वही उसमें जंग लग जाएगा, वो खराब हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो उसमें सिलिका के जेल छोटे छोटे कपड़े में ना, कॉटन के कपड़े में, आप देखे होंगे सफेद कपड़े में पैक करके डिब्बे में रखे रहते हैं। तो वो सिलिका जेल है। उस सिलिका जेल के द्वारा जो भी ह्यूमिडिटी उस पैकिंग में जाती है वो एडसॉर्ब कर ली जाती है, और वो ह्यूमिडिटी आपके उस इंस्ट्रूमेंट तक नहीं पहुंचती, जिससे इंस्ट्रूमेंट के जो पार्ट हैं उन पर रस्टिंग नहीं हो पाती और वो सेफ बने रहते। तो इस प्रकार से एडजॉर्प्शन के फेनोमेना की जानकारी होने से आप सिलिका जेल का यूज करके और अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। कलरिंग मैटर का सेंस ये है कि जो रंगीन चीजें घुली हुई रहती हैं उन्हें एडजॉर्ब करना है। तो एडजॉर्ब करने के लिए जैसे चारकोल डाल दिया, चारकोल की मदद से हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज डिसॉल्व रहती हैं हमारी यूज करने वाली सब्सटेंसेज में, उन्हें एडजॉर्ब करके चारकोल एडजॉर्ब कर लेता है और उसे हम फिल्टर कर लेते हैं और कलरलेस सब्सटेंस हमको प्राप्त हो जाता है, कलरलेस लिक्विड प्राप्त हो जाते हैं ये सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में चारकोल डाल करके जिस सब्सटेंस के द्वारा कलर प्रोड्यूस हो रहा है उस सब्सटेंस को एडजॉर्ब कर लेते हैं और एडजॉर्ब करा करके उसको फिल्टर करके आप कलरलेस अपना मटेरियल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से रिमूवल ऑफ कलर फ्रॉम एनी सॉल्यूशन आप करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, हेटेरोजेनस कैटालिसिस। हेटेरोजेनस कैटालिसिस तो आपके टॉपिक से रिलीज कर दिया गया है, इसमें साल निकाल दिया गया है, लेकिन हेटेरोजेनस कैटालिसिस आपको बताना पड़ेगा हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या है हमने को। तो इस तरह से हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या होता है